हेलो हेलो। हेलो जवान, शुरू हो जाए। शुरू होते हैं हम। देखो यहाँ पर पहले आवाज मिला लेना, आवाज सही है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है। यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। इसे हम सविता के नाम से भी जानते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। अब देखें यहाँ। देखें, ऋग्वेद के ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें हमें गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है। यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। इसे हम सविता के नाम से भी जानते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। अब देखें यहाँ पर क्या है। गायत्री ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। इसे हम सविता के नाम से भी जानते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। चला, क्वेश्चन रट लेने से अब कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ क्वेश्चन रट लेगा, कुछ नहीं होगा। कुछ समझना पड़ेगा उस चीज को। समझ गया? अब देखो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? इसका सही आंसर है हड़प्पा। अब देखिए, हड़प्पा की जब हम बात करते हैं, हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसर ने दिया था। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसर ने दिया था। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया था। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की बात जब हम करते हैं तो हड़प्पा के उत्खनन से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। अब देखें, हड़प्पा की जब हम बात करते हैं, हड़प्पा हड़प्पा के बारे में हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सर्वप्रथम जानकारी हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसर ने दिया था। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम
साहनी ने, दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया था। हड़प्पा के उत्खनन से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे हम समाधि R37 के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर हड़प्पा की जब बात करते हैं, हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसर ने दिया था। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया था। हड़प्पा के उत्खनन से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे हम समाधि R37 के नाम से जानते हैं। अब देखो कालीबंगा की बात करते हैं। अब देखो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा के उत्खनन से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा के उत्खनन से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस ईंट को सजाया गया था और सुंदर बनाया गया था। कालीबंगा के उत्खनन से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। अब देखें कालीबंगा की जब बात करते हैं, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा के उत्खनन से कालीबंगा के उत्खनन से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिलते हैं। खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा के उत्खनन से अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से जानते हैं।
कालीबंगा से कालीबंगा से भूकंप आने के आने के प्राचीनतम प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण मिलते हैं। अब देखें यहाँ पर लोथल की जब हम बात करते हैं, लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की जब हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से फारस के माप तोल के पैमाने मिले हैं। पहले ईरान को फारस कहा गया। लोथल से युग्मित समाधि मिली है। युग्मित समाधि उसे कहा गया जब स्त्री एवं पुरुष को साथ साथ दफनाया जाए। लोथल के उत्खनन से चावल के प्रमाण मिले हैं। इससे लगता है कि लोथल की धरती पर धान की खेती होती होगी। लोथल के उत्खनन से आटा चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। लोथल के उत्खनन से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना मिला है। अब यहाँ पर आराम से पढ़ाई करना है। देखो यहाँ चला लोथल की जब हम बात करते हैं, लोथल वर्तमान समय में वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे सड़क यानी आगे की तरफ खुलने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से फारस के माप तोल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है, जो स्त्री एवं पुरुष की है। लोथल से चावल के
प्रमाण मिले हैं। लोथल से आटा चक्की के दो पाठ प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत के बने दो पैमाने प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, आ जाओ। हम आराम से करना है। देखो यहां पर क्या है। देखिए, काली बंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा के उत्खनन से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा के उत्खनन से अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। अब देखें, लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे सड़क आगे की तरफ खुलने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से फारस के मापतौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है जो स्त्री एवं पुरुष की है। लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। लोथल से आटा चक्की के दो पाठ प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत के बने दो पैमाने प्राप्त हुए हैं। यहां देखिए, ह्वेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। सही आंसर हो जाता है 10,000। ह्वेन सांग पर हम चर्चा करेंगे। चीनी यात्री ह्वेन सांग। चीनी यात्री ह्वेन सांग हर्ष के दरबार में आया था। ह्वेन सांग ने फोकुओकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। ह्वेन सांग को हम यात्रियों के राजकुमार, नीति के पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी हम जानते हैं। ह्वेन सांग की जब हम बात करते हैं, ह्वेन सांग चीनी यात्री ह्वेन सांग हर्ष के दरबार में आया था। इसने फोकुओकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। ह्वेन सांग को हम यात्रियों के राजकुमार एवं नीति के पंडित एवं तथा शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। अब देखें, नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त राजवंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त राजवंश के शासक शेयर किया है। देखो, गुप्त राजवंश के शासक
कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त राजवंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का ऐसा शासक था जो शैव धर्म को मानने वाला था, और यह शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए मयूर शैली में अपना सिक्का चलाया था। बहुत पहले किया था, चलाया था। अब हम देखते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 200 गांव दान में दिया था, तो वहीं हर्षवर्धन ने 100 गांव दान में दिया था। ये 200 और 100 दोनों को याद रखना है। अब देखें यहां पर गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक शासक कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम ने शैव धर्म में, शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए, व्यक्त करते हुए मयूर शैली में, मयूर शैली में अपना सिक्का, अपना सिक्का चलाया था, अपना सिक्का चलाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने ही, कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, स्थापना की थी। पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए 200 गांव, 200 गांव दान में दिया था, दान में दिया था। तो वहीं हर्ष ने, तो वहीं हर्ष ने 100 गांव दान में दिया था, दान में दिया था, दिया था। अब देखें यहां पर चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के दरबार में आया था। इसने फोकुओकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। हुएनसांग को हम यात्रियों के राजकुमार एवं नीति के पंडित तथा शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए मयूर शैली में अपना सिक्का चलाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए 200 गांव दान में दिया था। तो वहीं हर्ष ने 100 गांव दान में दिया था। तो वहीं हर्ष ने 100 गांव दान में दिया था। आप यहां पर देखिए, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना
भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड व्यवस्था की थी? और इसका सही आंसर होता है कौटिल्य। क्या हो जाता है? कौटिल्य। आप जानते भी होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद अपना प्रधानमंत्री एवं पुरोहित, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद अपना प्रधानमंत्री एवं पुरोहित चाणक्य को बनाया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। मैकियावेली से विद्वान इटली का रहने वाला था। अब देखें यहाँ पर चाणक्य की जब बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद अपना प्रधानमंत्री एवं पुरोहित चाणक्य को बनाया था। चाणक्य को इतिहास में हम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से था। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। मैकियावेली जैसे विद्वान इटली का रहने वाला था। मैकियावेली जैसे विद्वान इटली का रहने वाला था। मनु ने क्या लिखा था? मनु स्मृति की रचना की। याज्ञवल्क्य ने क्या लिखा था? याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। अब देखें यहां पर क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद अपना प्रधानमंत्री एवं पुरोहित चाणक्य को बनाया था। चाणक्य को इतिहास में हम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से था। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। मैकियावेली जैसे विद्वान इटली का रहने वाला था। पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मंडपिका शब्द का आशय है।
इस मंडलिका शब्द का को लेकर इतिहास में विवाद रहा है। कुछ विद्वान का मानना है यह गांव या ब्राह्मणों को दान में दी गई गांव से भी संबंध है, लेकिन कुछ का कहना है आश्रम से। ठीक है, तो ऑप्शन में आश्रम है, तो इसलिए इसका आंसर मार देना ए। अब देखिए यहां पर नगर, द्रविड़ और बेसर भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख और शैली है। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातियों का समूह, ये नहीं 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। नहीं, भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां। इसका सही आंसर सी हो जाता है। उस समय मंदिर निर्माण करने के 3 शैली प्रचलन में थी। कौन कौन? नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेकर बिंद तक था, तो बेसर शैली का प्रचलन बिंद से लेकर कृष्णा नदी तक, और द्रविड़ नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेकर बिंद तक, बेसर शैली का प्रचलन बिंद से लेकर कृष्णा नदी तक थी, द्रविड़ शैली का प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक थी। उस समय मंदिर निर्माण करने के उस समय मंदिर निर्माण करने के 3 शैली प्रचलन में थी। उस समय मंदिर निर्माण करने के 3 शैली प्रचलन में थी। नागर शैली, बेसर शैली एवं द्रविड़ शैली। अब देखें नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेकर बिंद तक था। बेसर शैली का प्रचलन बिंद से लेकर कृष्णा नदी तक थी। तो वहीं द्रविड़ शैली का प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक थी। उड़ीसा में जो भी मंदिर का निर्माण किया गया वह नागर शैली में किया गया। अब देखें यहां पर अब हम क्या देखते हैं? उस समय मंदिर निर्माण करने के 3 शैली प्रचलन में थी। नागर शैली, बेसर शैली एवं द्रविड़ शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेकर बिंद तक था। बेसर शैली का प्रचलन बिंद से लेकर कृष्णा नदी तक थी। तो वहीं द्रविड़ शैली का प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक थे। उड़ीसा में जो भी मंदिर का निर्माण किया गया था वह नागर शैली में किया गया था। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुए हैं? और इसका सही आंसर है बनवाली।
बनवाली वर्तमान समय में बनवाली बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली के उत्खनन से मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। बनवाली की नगर निर्माण योजना शतरंज के बोर्ड के जाल के समान थी। इससे यह लगता है सिंधु सभ्यता काल के लोग शतरंज जैसे खेल खेलना जानते थे। अब देखें बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। बनवाली की नगर निर्माण योजना शतरंज के बोर्ड के जाल के समान थे। अब देखें यहां पर कालीबंगा की बात करते थे हम। कालीबंगा पे बताए थे, ये कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। और कालीबंगा पर हम बताए भी हैं, इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब देखें बनवाली की जब बात करते हैं, बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। बनवाली की नगर निर्माण योजना शतरंज के बोर्ड के जाल के समान थी। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। यहां पर देखो खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है, और यह किस प्रकार को उजागर करता है? तो नागर शैली को करता है। किस शैली को? नागर शैली को। और नागर शैली को खजुराहो की बात करते हैं। खजुराहो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है। और याद रखना है, खजुराहो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश इसमें है। चंदेल राजवंश के शासक की बात करते हैं, तो अब देखिए यहां पर खजुराहो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए, नागर शैली का प्रचलन कहाँ से? हिमालय से लेकर विंध्य तक था।
दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? यह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का पहला शासक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी एवं विशाल सेना का गठन किया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने घोड़े को दागने की परंपरा प्रारंभ की और सेना को हुलिया रखने का नियम बनाया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सेना को नगद वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि का पैमाइश कराया, इसके बाद भूमि कर निर्धारित किया था। अब देखें यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का गठन किया था। नगद वेतन सेना को नगद वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की थी। सेना को घोड़े को दागने एवं नगद वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की थी। पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अरे कर मोबाइल है रे पूछो। पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि का पैमाइश कराया, इसके बाद भूमि कर निर्धारित किया था। बलबन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए, पहले हम इल्तुतमिश की बात करते हैं। देखें इल्तुतमिश की जब बात करते हैं, इल्तुतमिश को क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। और क्या कहा गया? संपूर्ण संप्रभुता संपन्न सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बलबन की बात करते हैं। बलबन किसका गुलाम था?
बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन था। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अब यहां पर देखिए क्या है। अब हम यहां पर देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का गठन किया था। सेना को नगद वेतन देने की परंपरा प्रारंभ किया था। घोड़े को दागने एवं नगद वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि का पैमाइश कराया। इसके बाद भूमि कर निर्धारित किया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आइए यहां पर देखिए क्या है। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? अभी जस्ट बताए कौन? इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। बलवन की बात करते। बलवन अपने आप को अपरा सियाब का वंशज मानता था। आइए यहां पर अब देखें यहां पर गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? तो इल्तुतमिश को। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत से मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। बलवन अपने आप को अपरा सियाब का वंशज मानता था। दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन किसका है? और ये कथन किसका है? तो ये कथन ए बी स्मिथ का है। किसका? स्मिथ का है, इतिहासकार बदायूनी। और अब हम देखते हैं। अब देखो यहां पर दीन ए इलाही की बात करते हैं हम। अबुल फजल ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहकर संबोधित किया था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अबुल फजल ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहकर संबोधित किया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी एवं अकबरनामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। इसलिए कहा जाता है अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी। देखें, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अबुल फजल ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी एवं अकबरनामा जैसी पुस्तक की
पुस्तक की रचना की थी। आइए अब देखें यहाँ पर, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अबुल फजल ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी एवं अकबरनामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी किन पक्षों के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। अहमद शाह इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व नाना साहब का छोटा बेटा विश्वास राव ने किया था, तो वास्तविक नेतृत्व नाना साहब का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा नाना साहब थे, तो वहीं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। आप आइए यहां पर हम देखें कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तृतीय पानीपत के समय मराठों का नेतृत्व नाना साहब का छोटा बेटा विश्वास राव ने किया था। तो वहीं वास्तविक नेतृत्व नाना साहब का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अब देखें यहां पर तृतीय पानीपत के युद्ध के समय पेशवा नाना साहब थे। तो वहीं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। अब देखें यहां पर क्या है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तृतीय पानीपत के समय मराठों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब का छोटा बेटा विश्वास राव ने किया था, तो वहीं वास्तविक नेतृत्व नाना साहब का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय पेशवा नाना साहब थे, तो वहीं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। आइए यहां पर
भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था अरब था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था और दाहिर लड़ता हुआ मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध एवं आसपास के क्षेत्र पर अधिकार हो गया। अब देखें यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर, याद मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर, सिंध पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में, इस आक्रमण में, आक्रमण में सिंध का शासक, शासक दाहिर लड़ता हुआ, लड़ता हुआ मारा गया था और मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद बिन कासिम का, कासिम का सिंध एवं आसपास के क्षेत्र पर, सिंध एवं आसपास के क्षेत्र पर, आस पास के क्षेत्र पर, के क्षेत्र पर अधिकार हो गया था, अधिकार हो गया था। अब देखें यहां पर, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध एवं आसपास के क्षेत्र पर अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अब याद रखते, अलाउद्दीन के समय में मल्लिक काफूर ने जब देवगिरी के राज पर आक्रमण किया तो वहां का राजा रामचंद्र देव मल्लिक काफूर के सामने आप समर्पण कर दिया और इससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी, राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। अब देखें यहां पर हम देखते क्या क्या है। देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, 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 समय में दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के विजय का श्रेय, विजय का श्रेय, भारत के विजय का श्रेय, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के विजय का श्रेय मल्लिक काफूर को, मल्लिक काफूर को, मल्लिक काफूर को जाता है। मल्लिक काफूर के सामने, सामने देवगिरी के, देवगिरी के शासक, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने, रामचंद्र देव ने आत्म समर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया, कर दिया। इससे खुश होकर, इससे खुश होकर, इससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक
शासक रामचंद्र देव को रायन की उपाधि प्रदान की थी। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने सोने की अपनी मूर्ति बनवाकर गले में सिक्कर डलवाकर साथ में कोहिनूर हीरा मल्लिक काफूर को भेंट किया था। आइए यहां पर हम देखते हैं तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने सोने की मूर्ति बनवाकर गले में सिक्कर डलवाकर साथ में कोहिनूर हीरा मल्लिक काफूर को भेंट किया था। मल्लिक काफूर के इतिहास में किस नाम जानते हैं? हजार दिनारी। किस नाम जानते हैं? हजार दिनारी। अब यहां पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से, क्या भारत का सिकंदर के नाम जानते हैं? अब देखें यहां पर क्या अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के विजय का श्रेय मल्लिक काफूर को जाता है। मल्लिक काफूर के सामने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने आप समर्पण कर दिया। इससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को रायन की उपाधि प्रदान की थी। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने सोने की मूर्ति बनवाकर गले में सिक्कर डलवाकर साथ में कोहिनूर हीरा मल्लिक काफूर को भेंट किया था। मल्लिक काफूर के इतिहास में हजार दिनारी के नाम जानते हैं। किस नाम से? हजार दिनारी। अब ये कथी है, देखिए यहां पर ये मेरा विजेता बैच है और ये विजेता बैच आ रहा है 12 नवंबर को। यह मेरा विजेता बैच पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए है। यह मेरा विजेता बैच पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिएगा पीजीटी और टीजीटी दोनों का सिलेबस बराबर है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पीजीटी और टीजीटी दोनों को पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, दोनों को पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री संपूर्ण, दोनों को पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री संपूर्ण, दोनों को पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री संपूर्ण, और दोनों को पढ़ना है शहंशाह का मूठ। शहंशाह का मूठ भी एक चैप्टर है, उसमें वही चीज पढ़ाया जाता है जहाँ 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट टकराएगा। तो दोनों को सेम पढ़ना है। लेकिन हम टीजीटी को पीजीटी का बैच इसलिए लेने कहते हैं क्योंकि पीजीटी में स्वाभाविक तौर पर काफी गहराई के साथ पढ़ाया जाता है, बात समझ गए? इसलिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ये उपयुक्त है। अगर टीजीटी वाला पीजीटी का बैच कर लेता है तो उसका 9th 10th ऐसे ही निकल जाएगा। हर एग्जाम के लिए यह प्रयास काफी होगा। सब कुछ सोचना समझने की चीज है। रही अब हमारी बात, तो अब हम देखिए आगे की बात करते हैं। विजेता बैच लगा हुआ है, इसको देख लेना है। अब आइए हम देखें विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहाँ मिले हैं। और इसके अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो हम्पी से मिले हैं। कहाँ से? हम्पी।
तो याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी। हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। देखें, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी। यह स्थान वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है। यह स्थान वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर की जहां तक बात है, तो विजयनगर का अर्थ क्या होता है? अर्थ है जीत का शहर। और देखो, स्थापना विजयनगर की कब हुई थी? स्थापना 1336 ईस्वी में। कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और किसके समय में किया था? उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? उस समय दिल्ली सल्तनत शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। कहाँ? यूपी पर गए। और बाबा फरीद, इनका दरगाह कहाँ है? पंजाब में। कहाँ? पंजाब। यहां देखिए, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस के एक सैनिक संधि की, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? नाटो। जल्दी, क्या इसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर क्या ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर ये नाटो की, अब देखो इतिहास का चीज थोड़ी है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर। कौन? एडोल्फ हिटलर। हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया था? जर्मनी का चांसलर बनाया गया था 1933 से लेकर 1945 तक इस पद पर रहा था। बिस्मार्क जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी। और इसे क्यों जाना जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए। किसी लिए जाना जाता है? जर्मनी के एकीकरण। अब है, मुसोलिनी कहाँ का था? तो इटली का। इसे इतिहास में किस नाम जानते हैं? ड्यूस के नाम से। किस नाम? ड्यूस। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? कौन था? वाशिंगटन था, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अंग्रेजी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे मार्टिन लूथर। कहाँ का था? जर्मनी का। मार्टिन लूथर कहाँ था? और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था। जेफरसन ने क्या लिखा? अमेरिका का घोषणा पत्र। अमेरिका का घोषणा पत्र।
द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1940 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो हिटलर ने किया था। हिटलर। मुसोलिनी कहाँ का? इटली। और चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध में किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। और इसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन की द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। अब यहां देखो, जयचंद किस राजवंश का शासक था? अब देखो यहां पर जयचंद की जब हम बात करते हैं, जयचंद के दरबार में एक विद्वान रहते थे, उसका नाम क्या था? श्रीहर्ष। जयचंद दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था श्रीहर्ष। श्रीहर्ष ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था नेषद चरित्र। अब यहां पर देखिए, इस विदेशी यात्री ने यह विवरण प्रस्तुत किया है कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2-2 फसलें उगाई जाती है और चावल की तो 3-3 फसलें उगाई जाती है। और यो कौन किया था? यह तो अरब यात्री सुलेमान किसके दरबार में आया था? सुलेमान पाल वंश के शासक। देवपाल के दरबार में आया था। बरनी किसके दरबार? फिरोज शाह तुगलक। बरनी ने के दरबार में रहता था। बरनी ने कौन सी पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही। सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा सिको और सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा सिको और औरंगजेब के बीच हुआ था। किसके बीच? दारा सिको औरंगजेब के बीच हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 29 मई 1658 ईस्वी को। इस युद्ध में किसकी हुई थी? औरंगजेब की जीत हुई थी। याद रखना। मुगल साम्राज्य के पतन में आवश्यक कारकों के रहते हुए उत्तराधिकार का युद्ध कब? 1707 ईस्वी में। वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? नहीं, कौन? तो वास्को डिगामा। कौन किया था? वास्को डिगामा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज। अब देखें, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं था? पटना नहीं था।
कौन नहीं था? पटना नहीं था। 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजदौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? यह बता। कलकत्ता किलेबंदी को ध्वस्त करते अंग्रेजों की इनकार, और नवाब सिराजदौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। नवाब सिराजदौला ने नवाब सिराजदौला ने उद्दौला ने दौला ने कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। अलीनगर कर दिया। अब यहां पर देखिए, इसमें हम पीजीटी की जब बात करते हैं तो ये फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी हम गारंटी ले सकते हैं। ये फिजिक्स रियल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी के बारे में बोलने के लिए मेरा मूड नहीं है, इसलिए नहीं बोलेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। इसको लेकर विवाद रहा है। कुछ विद्वान का मानना है जनवरी 1857, तो कुछ दिसंबर 1856, लेकिन दोनों की बात है तो दोनों को ध्यान में रखना होगा। जब दोनों रहेगा ना तो ये मारना है। सी, किसने कहा कि इतने समय में करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं? मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। और इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। और याद रखिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। जन्म कब हुआ था? जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म की याद में। महात्मा गांधी की जब हम बात करते, दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। भारत कब आए? भारत आए थे 1915। तिलक को क्या कहा गया? असंतोष का जनक। असंतोष का जनक। साइमन कमीशन का संबंध था किससे? संवैधानिक एवं राजनीतिक समस्या से, और इसका सही आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर कैवा है? क्वेश्चन नंबर 100। याद है साइमन आयोग भारत कब आया था? भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 याद रखना। और गठन कब हुआ था? सामान्य आयोग का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। रिपोर्ट कब दिया था? रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 27 मई 1930। याद रखना है। देखो, साइमन आयोग भारत आया था कब? साइमन आयोग भारत आया था 3 फरवरी 1928। गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927। और रिपोर्ट कब दिया था? तो 27 मई 1930। 27 मई 1930। यहां देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? भात भाग विधाता से। किस पत्रिका में? तत्वबोधनी में। तत्वबोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था।
पदवियां और अवैतनिक पदों को छोड़ना निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सिद्धांत था? और इसका सही असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर चलाया गया था 9 अगस्त 1942। इसका अर्थ होता है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी। खिलाफत आंदोलन का समय क्या है? 1919 से 1922। खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली। शौकत अली, इन्हें क्या कहा गया? अली बंधु। अली बंधु। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन समय क्या है? 1920 से 1922। समाचार पत्र के निम्नलिखित में से किस एक संपादक को चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नेहरू द्वारा कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक। और ये कौन थे? मराठी साहित्यकार, मराठी साहित्यकार। महादेव गोविंद अनाड़े कहा का महाराष्ट्र का सुकरात नहीं, महाराष्ट्र का सुकरात। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षर कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं, भारत आए थे, भारत आए 1915 में। नेहरू की रचना क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष की गई? 1940 में। और किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता कौन किया था लाहौर अधिवेशन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना। आइए यहां पर, कामागाटामारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सी। कामागाटामारू कौन थे? जापानी जहाज था, जापानी जहाज। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। मीर कासिम अपनी राजधानी कहां ले गया था? मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर ले गया था। मुंगेर। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी खो दी? महाराजा रणजीत सिंह। दिलीप सिंह कौन थे? रणजीत सिंह वंश का, सिंह वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक, सिख शासक। महाराजा शेर सिंह कौन था? सिख शासक। सिख शासक। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह ख्याति प्रदान किया था? और बंकिम चंद्र चटर्जी। ख्याति प्रदान बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना। रचना क्या? आनंद मठ। आनंद मठ।
दीनबंधु मित्र की रचना क्या है? नील दर्पण। नील दर्पण। नील दर्पण से क्या? नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का वर्णन है। अब यहां पर क्या है, शिशिर कुमार घोष ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका। पत्रिका, यह पत्रिका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, यह पत्रिका यह पत्रिका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल दिया। अंग्रेजी अखबार में बदल दिया। ठीक है, जवान यहीं तक रहता है और बताना है जवान को किसी तक दिक्कत है। जवान मैसेज करो, किसी तक दिक्कत है?